everyone, welcome to Nursing is Honesty. So today's topic is coronary heart disease, which is a condition which is a disorder of endocrine system. So let's see what is coronary heart disease. देखिए coronary का मतलब क्या है? Coronary related है coronary artery से, and coronary artery heart को blood supply करती है. And heart disease, coronary heart disease means coronary artery disease. अब देखिए जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज मींस कोरोनरी आर्टरी में ही कोई ना कोई डिसऑर्डर है, कोई प्रॉब्लम प्रेजेंट है. तो देखिए कोरोनरी हार्ट डिजीज इज ऑल्सो नोन एज कोरोनरी आर्टरी डिजीज. कोरोनरी हार्ट डिजीज को हम बोलेंगे CHD एंड कोरोनरी आर्टरी डिजीज इज CAD. C stands for coronary, A stands for artery, and D stands for disease. Okay, so let's see the definition of coronary heart disease. So coronary heart disease or coronary artery disease is an abnormal accumulation of lipid and fatty substances in the vessel wall. Resulting in creating blockage in the vessel, resulting in reduced blood flow to the myocardium. So myocardium is the middle layer of heart which is responsible for doing contractions in the heart. So it is an abnormal accumulation of lipid and fatty substances. तो lipid और fatty substances का accumulation हो जाता है coronary artery में, जो कि एक वेसल है, ब्लड वेसल है. जैसे मान लीजिए एक ब्लड वेसल है, तो ये इसका जो वॉल है यहाँ क्या प्रेजेंट होंगे, लिपिड एंड फैटी सब्सटेंसेस एक्यूमुलेट होने लग जाएंगे. एक्यूमुलेशन मींस कलेक्शन. तो क्या हो जाएगा, लिपिड एंड फैटी सब्सटेंसेस की कलेक्शन होने लग जाएगी वेसल में. तो उसके रिजल्ट में देखो क्या हो रहा है, ब्लॉकेज क्रिएट हो जाएगी. देखिए अब जैसे यहां आप मान सकते हो कि यहां से ब्लड फ्लो हो रहा है. अब जैसे ही ब्लॉकेज क्रिएट होगी तो ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाएगा. जितना ब्लड जा रहा था उतना नहीं जा पाएगा ब्लॉकेज की वजह से. तो क्या हो रहा है, रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द मायोकार्डियम. ब्लॉकेज क्रिएट हो रही है और उसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है वो रिड्यूस हो रहा है. मायोकार्डियम लेयर जो है हार्ट की मिडिल लेयर, उसे जो ब्लड रिसीव हो रहा था कोरोनरी आर्टरी के थ्रू वो नहीं हो पाएगा. ओके, सो लेट्स सी द इटियोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज. जो फर्स्ट इटियोलॉजिकल फैक्टर है या बोल सकते हो रिस्क फैक्टर है, वो है फैमिली हिस्ट्री. अगर फैमिली हिस्ट्री रह चुकी है, फैमिली में जो है ये जो डिजीज है ये रन कर रही है, तो उस वजह से भी क्या हो सकता है, कोरोनरी हार्ट डिजीज अराइज हो सकती है. नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग एज. और देखो बढ़ती उम्र के साथ भी ये डिजीज अराइज हो सकती है. इंक्रीजिंग एज भी एक बोल सकते हो रिस्क फैक्टर है. इसे हम इटियोलॉजी नहीं बोल सकते, इसे हम कोज नहीं बोल सकते, ये एक रिस्क फैक्टर है. नेक्स्ट इज मेल्स. देखो अगर हम जेंडर की बात करें तो जो मेल्स हैं, फीमेल के कंपैरिजन में मेल्स को ये प्रॉब्लम, ये कंडीशन ज्यादा चांसेस रहते हैं राइज होने के. नेक्स्ट इज हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल. अगर ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, देखो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर हाई होगा तो ब्लड हो जाएगा विस्कस. ब्लड की विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी. विस्कोसिटी मीन्स कंसिस्टेंसी. विस्कोसिटी मीन्स कंसिस्टेंसी. अगर कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है ब्लड में तो ब्लड की विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, कंसिस्टेंसी इंक्रीज हो जाएगी, मीन्स ब्लड जो है वो गाढ़ा हो जाएगा. अगर जो वेसल वॉल है, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे कि कोरोनरी आर्टरी है, अगर वेसल वॉल में
लिपिड और फैटी सब्सटेंसेस जो है वो बिल्कुल ही लेस है या ना के बराबर है, बट जो ब्लड है वो विस्कस हो गया है, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। क्योंकि अगर ब्लड विस्कस होगा तब भी ब्लड का जो फ्लो है वो रिड्यूस रहेगा। ओके, सो ये एक मेजर कॉज है हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल कोरोनरी आर्टरी डिजीज का या फिर कोरोनरी हार्ट डिजीज का। नेक्स्ट इज स्मोकिंग। देखिए स्मोकिंग एक रिस्क फैक्टर है। ओके, नेक्स्ट इज हाइपरटेंशन। देखिए हाइपरटेंशन में क्या रहता है, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। सो वही वाला कॉज आ गया, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहेगा तो ब्लड विस्कस हो जाएगा। विस्कोसिटी मीन्स कंसिस्टेंसी, जो ब्लड है वो गाढ़ा हो जाएगा, पहले के कंपैरिजन में कंसिस्टेंसी उसकी बढ़ जाएगी। तो क्या होगा, रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द मायोकार्डियम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। तो मायोकार्डियम जो मसल लेयर है जो कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करती है वो कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट नहीं कर पाएगी, तो हार्ट जितना भी ब्लड पंप करता है, बॉडी को सप्लाई करता है लोअर अपर एक्सट्रीमिटीज को, वो नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट इज डायबिटीज मेलाइटस। देखिए डायबिटीज मेलाइटस भी एक रिस्क फैक्टर है कोरोनरी आर्टरी डिजीज का। ओके ओके, नेक्स्ट इज ओबेसिटी। ओबेसिटी भी एक मेन रीजन है। देखो अगर ओबेसिटी है, किसी भी पेशेंट में ओबेसिटी है तो क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल उसमें हाई ही मिलेगा, और अगर ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है तो क्या होगा, रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द मायोकार्डियम, जैसा कि अभी हमने स्टडी किया। नेक्स्ट इज स्ट्रेस। देखो स्ट्रेस लेवल भी अगर हाई है किसी पर्सन का तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इज फिजिकल इनएक्टिविटी। अच्छा ये देख लीजिए कि स्ट्रेस लेवल जो है वो हाई रहेगा तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज कैसे अराइज हो सकती है। देखो जब स्ट्रेस लेवल हाई रहेगा तो हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी, और हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम अराइज होगी तो मैंने आपको बताया हाइपरटेंशन में क्या रहता है, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, जिसकी वजह से क्या होगा, रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द मायोकार्डियम। तो क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही हार्ट में, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, मीन्स ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट इज फिजिकल इनएक्टिविटी। अगर कोई भी पर्सन है वो फिजिकली इनएक्टिव है, मीन्स फिजिकली एक्टिव नहीं है, वो एक्सरसाइज नहीं करता है, हो सकता है उसको कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई जा सकता है, जिसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी डिजीज अराइज हो सकती है। देखो मैंने आपको ये बताया कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल जब हाई हो जाएगा तो क्या होगा, ब्लड की विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, कंसिस्टेंसी इंक्रीज हो जाएगी। तो अब देखिए जो ब्लड फ्लो है मायोकार्डियम को वो रिड्यूस हो जाएगा, तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगी हार्ट में तो हार्ट पंप कैसे करना छोड़ देगा। देखो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है ना तभी क्या होता है, हार्ट पंप करता है। हार्ट पंप करने का क्या मतलब है, पंपिंग एक्शन जो हार्ट का है उसका क्या मतलब है कि 1 मिनट में जो हार्ट है वो कितना ब्लड सप्लाई करता है, पंप करता है। तो देखिए मान लीजिए ये हार्ट है, मैं एक रफ डायग्राम ही ड्रॉ कर रही हूं। ओके, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, तो देखो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम में फिलिंग होती है, पल्मोनरी ब्लड फ्लो की वजह से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड की फिलिंग हो जाती है। फिलिंग होने की वजह से तो जब भी हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से कॉन्ट्रैक्शन जब होती है यहाँ क्रिएट, तो यहाँ एक वॉल्व प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं माइट्रल वॉल्व। तो ये जो माइट्रल वॉल्व है ना ये ओपन हो जाता है और ब्लड फ्लो इंक्रीज होने की वजह से, कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट होने की वजह से ब्लड जो सारा लेफ्ट वेंट्रिकल में शंट हो जाता है। ओके, ड्यू बिकॉज ऑफ दिस रीजन हम बोल रहे हैं अगर कॉन्ट्रैक्शन प्रेजेंट नहीं रहेगी हार्ट में तो पंपिंग एक्शन नहीं हो पाएगा। मीन्स जितना जैसे यहां से लेफ्ट एट्रियम से ब्लड पंप हुआ, ब्लड शंट हुआ, वो नहीं हो पाएगा, तो फंक्शनिंग प्रॉपरली ही नहीं हो पाएगी। ओके, सो ये तो थी कुछ कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज और कोरोनरी हार्ट डिजीज। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो अब हम कर रहे हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। सो फर्स्ट इज इस्कीमिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इस्कीमिया? सो इस्कीमिया is inadequate blood supply, to muscle cells of myocardium, resulting in deprivation. ओके,
सो देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इस्कीमिया। तो देखो इस्कीमिया में क्या हो जाता है, ब्लड सप्लाई इनएडिक्वेट रहेगी मायोकार्डियम लेयर को, मीन्स जो मसल सेल्स है मायोकार्डियम के, जो उन सेल्स को ब्लड सप्लाई रिड्यूस रहेगी। जैसे मैंने आपको बताया, अगर कोरोनरी आर्टरी डिजीज प्रेजेंट है तो वेसल में लिपिड और फैटी सब्सटेंसेस का कलेक्शन हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएंगे, तो उसकी वजह से जो ब्लड सप्लाई है वो रिड्यूस रहेगी मसल सेल्स को। तो मसल सेल्स को अगर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो क्या होगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, डेप्रीवेशन, डेप्रीवेशन क्रिएट हो रही है सेल्स में, मीन्स जो सेल्स है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी एक मेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है जो शो होगी इस्कीमिया। सेकंड इज एंजाइना पेक्टोरिस। देखो सिंपल लैंग्वेज में आप बोल सकते हो एंजाइना पेक्टोरिस को चेस्ट पेन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस, चेस्ट पेन। और देखो जो चेस्ट पेन हो रहा है वो किसके रिजल्ट में हो रहा है, मीन्स चेस्ट पेन होने का कॉज क्या है, जैसे अभी हमने कॉजेस में किया, या फिर रिस्क फैक्टर बोल सकते हो, वो है स्ट्रेस, स्ट्रेस की वजह से या फिर फिजिकल इनएक्टिव रहने की वजह से, फिजिकल इनएक्टिविटी की वजह से क्या होगा, एंजाइना पेक्टोरिस। सो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम फर्दर स्टडी करेंगे, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट जैसे है एंजाइना पेक्टोरिस और एक टॉपिक है मायोकार्डियल इन्फेक्शन, दोनों ही टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज इनएडिक्वेट कार्डियक आउटपुट। देखिए जो कार्डियक आउटपुट है वो भी क्या रहेगा, इनएडिक्वेट रहेगा। क्यों रह रहा है, देखो अभी मैंने आपको बताया कि जो वेसल वॉल है उसमें क्या है, एक्यूमुलेशन हो रही है फैटी और लिपिड्स की, फैटी सब्सटेंसेस की, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो वेसल वॉल है वो नैरो हो जाएगी। जैसे देखो पहले वेसल वॉल इतनी थी, तो लिपिड और फैटी सब्सटेंसेस एक्यूमुलेट होने की वजह से ये जो वे है, जो बीच का इसका जो आपको रास्ता नजर आ रहा है ब्लड फ्लो होने के लिए, ब्लड के जाने का जो रास्ता था वो नैरो हो गया। नैरो होने की वजह से क्या होगा, इनएडिक्वेट कार्डियक आउटपुट, क्योंकि देखिए कॉन्ट्रैक्शन ही क्रिएट नहीं हो पा रही है हार्ट में, तो उसकी वजह से कार्डियक आउटपुट। देखो कार्डियक आउटपुट का क्या मतलब है, मीन्स जो हार्ट है वो पंप करता है ब्लड को ईच मिनट में, उसे हम कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। तो कार्डियक आउटपुट इनएडिक्वेट रहेगा। और देखो जब कार्डियक आउटपुट इनएडिक्वेट रहेगा तो चांसेस रहते हैं कि सडन जो हार्ट है वो अपनी फंक्शनिंग स्टॉप कर देगा और क्या होगा, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट इज डिसरिथमियाज। डिसरिथमिया मीन्स लैक ऑफ रिदम या फिर अबनॉर्मल रिदम। हार्ट में जो है कुछ सिस्टोलिक फंक्शंस और डायस्टोलिक फंक्शंस होते हैं, आपने कार्डियक साइकिल में पढ़ा होगा। तो डिसरिथमियाज प्रेजेंट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में। तो देखो क्या हो रहा है, जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक फंक्शंस है वो ऑल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन एंड डायस्टोल मीन्स रिलैक्सेशन। ओके, सो डिसरिथमियाज भी प्रेजेंट रहेगा। और अगर आपको कार्डियक साइकिल का टॉपिक क्लियर नहीं है तो आप मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है। अगर आपको टॉपिक को सर्च करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कीजिए, प्लेट वाइज प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट की हुई है, आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हम कर रहे हैं मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज और कोरोनरी हार्ट डिजीज। तो फर्स्ट हम कर रहे हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस। देखिए नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस में हम क्या प्रोवाइड करेंगे, रिस्क फैक्टर्स का मॉडिफिकेशन कर देंगे, रिस्क फैक्टर्स को मॉडिफाई कर देंगे। रिस्क फैक्टर्स में हमने क्या था, स्मोकिंग। तो पेशेंट अगर स्मोकिंग करता है तो हम क्या उसको एडवाइस करेंगे कि वो क्या करे, स्टॉप स्मोकिंग, स्मोकिंग को स्टॉप कर दे। नेक्स्ट इज अ हेल्दी डाइट लो इन कोलेस्ट्रॉल एंड फैट। तो पेशेंट को हमें एक हेल्दी डाइट प्रोवाइड करानी है, डाइट में जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल भी लो हो और फैट भी लो अमाउंट में प्रेजेंट हो। नेक्स्ट इज फिजिकल एक्सरसाइज। देखिए हमने कॉजेज में किया था कि फिजिकल इनएक्टिव रहता है जो पेशेंट, जो पर्सन, उससे भी क्या होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो देखिए फिजिकल एक्सरसाइज भी हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे। देखो ये तो थी नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस। तो अगर हम फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस की बात करें, देखो फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस में हम क्या प्रोवाइड कराएंगे। So first is बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स प्रोवाइड कराएंगे पेशेंट को। बीटा ब्लॉकर्स जो एजेंट्स हैं उनका फंक्शन क्या होता है, बीटा ब्लॉकर्स का फंक्शन होता है रिड्यूस ब्लड प्रेशर। बीटा ब्लॉकर्स हेल्प्स इन रिड्यूसिंग
ब्लड प्रेशर। ओके, सो देखो ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। देखो, अगर हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम भी है और साथ ही साथ जो आर्टरी है उसमें लिपिड और फैटी सब्सटेंसेस एक्यूमुलेट हो रहे हैं, तो अगर हम ब्लड प्रेशर को रिड्यूस कर देंगे तो क्या होगा, जो ब्लड है वो इजीली फ्लो कर पाएगा यहां से, कहां से, कोरोनरी आर्टरी से। और आप मान सकते हो कि एडिक्वेट अमाउंट में तो ब्लड रिसीव नहीं हो पाएगा हार्ट को, हाँ, बट ये बोल सकते हो कि कुछ स्मॉल अमाउंट में तो ब्लड रिसीव हो जाएगा। ओके, सो बीटा ब्लॉकर्स हम एजेंट प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट हम प्रोवाइड कराएंगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, देखो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का फंक्शन क्या है। जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एजेंट्स हैं उनका फंक्शन ये है कि जो भी कैल्शियम प्रेजेंट है हार्ट के सेल्स में या फिर वेसल वॉल में, जैसे ये वेसल वॉल है इसमें भी कैल्शियम प्रेजेंट होता है, तो अगर हम कैल्शियम लेवल को रिड्यूस कर दें, इससे क्या होगा, कैल्शियम लेवल रिड्यूस हो जाएगा। कहां पे, हार्ट के सेल्स में और वेसल वॉल में। तो अगर कैल्शियम लेवल रिड्यूस हो जाएगा तो क्या होगा, जो भी एक्सेस में जो कैल्शियम प्रेजेंट था यहाँ कोरोनरी आर्टरी में या फिर हार्ट के सेल्स में, वो नहीं रहेगा, जिसकी वजह से हार्ट प्रॉपर फंक्शन कर पाएगा और आर्टरी से प्रॉपरली ब्लड फ्लो हो पाएगा। ओके, सो अब हम करते हैं सर्जिकल इंटरवेंशंस। अब हम देख रहे हैं सर्जिकल इंटरवेंशंस ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। सो फर्स्ट इज कोरोनरी स्टेंट। देखिए, कोरोनरी आर्टरी जब नैरो हो जाती है तो उसमें लिपिड एंड फैटी सब्सटेंसेस का कलेक्शन हो जाता है और ब्लड फ्लो जो है रिड्यूस रहता है मायोकार्डियम को, तब कोरोनरी स्टेंट का प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है। मान लीजिए ये आर्टरी है और ये फुल्ली ब्लॉक्ड हो चुकी है लिपिड और फैटी सब्सटेंसेस से, तो यहाँ पर एक स्टंट डाला जाएगा आर्टरी को ओपन रखने के लिए। तो मान लीजिए ये एक स्टंट है, तो ये एक स्टंट डाला जाता है आर्टरी को ओपन रखने के लिए। तो जब ये स्टंट आर्टरी में रहेगा, इसे आर्टरी में हम प्लेस करेंगे, तो फैटी सब्सटेंसेस और लिपिड के होते हुए भी क्या होगा, आर्टरी क्लोज नहीं हो पाएगी, नैरो नहीं हो पाएगी, बिकॉज ये स्टंट यहाँ प्रेजेंट रहेगा। तो उस प्रोसीजर को हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी स्टंट। नेक्स्ट इज कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। देखिए, कॉज तो सेम ही है, जब आर्टरी नैरो हो रही है तभी हम कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग करते हैं, बट ये फिजिशियंस की चॉइस है कि कौन सा प्रोसीजर परफॉर्म करना है। तो कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग में देखो क्या करते हैं, बाईपास चैनल क्रिएट किया जाता है, बाईपास चैनल। तो मान लीजिए कोरोनरी आर्टरी है और यहां पर ब्लॉकेज प्रेजेंट है और यहां से आ रहा है ब्लड फ्लो। अब ब्लड फ्लो यहां जाकर क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, बिल्कुल ही रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि नैरो हो चुकी है आर्टरी। अब देखो, यहीं से ये जो प्रोसीजर है बाईपास ग्राफ्टिंग, तो यहीं से एक बाईपास चैनल क्रिएट कर दिया जाएगा। इस चैनल से क्या होगा, देखो, अब ब्लड देखो आगे से अगर नैरोइंग है तो ब्लड कहां से फ्लो करेगा, इस बाईपास चैनल से, और मायोकार्डियम लेयर तक पहुंच जाएगा, हार्ट तक पहुंच जाएगा। देखिए, इस बाईपास चैनल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो ब्लड फ्लो था पहले रिड्यूस था, लेकिन अब हम उसे एडिक्वेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आर्थरेक्टमी। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्थरेक्टमी। आर्थरेक्टमी एक देखो क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी में ओपनिंग की जाती है, कोरोनरी आर्टरी में ओपनिंग की जाती है और उस ओपनिंग के थ्रू जो भी प्लेक्स की कलेक्शन है वहां पर, देखो प्लेक्स क्या होते हैं। देखिए, हमने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्यों प्रोवाइड कराए थे, क्योंकि कैल्शियम की एक्यूमुलेशन हो जाती है आर्टरी में। तो देखो, अब कैल्शियम की ही एक्यूमुलेशन हो चुकी है, तो प्लेक्स है कैल्शियम के, प्लेक्स ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम के प्लेक्स की एक्यूमुलेशन है कोरोनरी आर्टरी में, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है वो रिड्यूस हो रहा है। तो देखो, अगर ये वाली कंडीशन प्रेजेंट है, कैल्शियम के प्लेक्स अगर प्रेजेंट है, तो हम फार्मेकोलॉजिकल इंटरवेंशंस में तो हमने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स प्रोवाइड कराने, और अगर सर्जिकल इंटरवेंशंस की बात करें तो हम आर्थरेक्टमी परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट इज PTCA. So what is the full form of PTCA? Percutaneous transluminous
कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। ओके, तो देखिए इस प्रोसीजर में भी क्या होता है, पीटीसीए में परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी में क्या होता है, ये भी एक प्रोसीजर है जो भी ब्लॉक्ड आर्टरी को नैरो आर्टरी को ओपन करने के लिए परफॉर्म किया जाता है, नैरो आर्टरी को वाइड करने के लिए परफॉर्म किया जाता है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है प्रिवेंशन। कोरोनरी आर्टरी डिजीज या फिर कोरोनरी हार्ट डिजीज की हम प्रिवेंशन किस तरीके से करेंगे, तो रिस्क फैक्टर्स को क्विट कर देना है। फर्स्ट इज अवॉइड स्ट्रेस, तो स्ट्रेस भी एक कॉज है, रिस्क फैक्टर है, तो उसे हम अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट इज स्टॉप स्मोकिंग, तो स्मोकिंग को स्टॉप कर देना है, स्मोकिंग का बिल्कुल ही स्मोकिंग को हमें क्विट कर देना है। एडवाइस करेंगे पेशेंट को कि वो स्मोकिंग को क्विट कर दे। अडेप्ट अ हेल्दी लाइफस्टाइल, तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल की अडेप्शन करनी है। ओके, सो नेक्स्ट इज रेगुलर मेडिकल चेकअप्स, रेगुलरली हमें मेडिकल चेकअप्स कराते रहना है। नेक्स्ट इज कंट्रोल हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन को भी कंट्रोल करेंगे। ओके, तो ये तो थे कुछ प्रिवेंशन। तो आज हमने किया कोरोनरी आर्टरी डिजीज या फिर कोरोनरी हार्ट डिजीज। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा मायोकार्डियल इन्फेक्शन। अगर आपको आज का टॉपिक जरा सा भी यूजफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। देखिए मैं लाइक करने के लिए स्टार्टिंग में इसलिए नहीं बोलती हूँ क्योंकि जब कोई वीडियो देखेगा ही नहीं, उसे वीडियो यूजफुल ही नहीं लगेगी तो वो लाइक कैसे करेगा। तो दैट्स वाई मैं लास्ट में ही बोलती हूँ कि वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना न्यू नोटिफिकेशंस के लिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।